प्रिय विद्यार्थी, गुड आफ्टरनून। आज हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में एक टॉपिक है। ये बीए अंतिम वर्ष के विद्यार्थी राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र और एक पेपर जो एमए का है उसमें भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित जो पेपर है उस टॉपिक से संबंध में भी ये दिया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, इसकी सदस्य देश कौन कौन से हैं, सार्क का उद्देश्य क्या था, इन देशों का किस प्रकार से क्षेत्रीय संगठन निर्मित किया गया था और किस प्रकार से वो आपस में सहयोग कर रहे हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो सार्क के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं। तो हम बात करेंगे सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, शॉर्ट में इसे सार्क के नाम से जाना जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जहाँ सार्क की जहाँ बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि की जहाँ बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो ये एशिया महाद्वीप के कंट्रीज थे तो उसमें से अधिकांश जो राष्ट्र नव स्वतंत्र हुए थे, और उस नव स्वतंत्र राष्ट्रों में जो अधिकतर जो विकासशील देश है और जो एशियाई महाद्वीप में जो पाए जाते हैं या स्थित हैं, तो इनके जो संगठन इनकी जो क्षेत्रीय प्रॉब्लम्स को लेकर के, रीजनल्स प्रॉब्लम्स को लेकर के जो इनका एक यूनियन जो बना था, तो इसकी जो स्थापना है, इसका जो बैकग्राउंड जो तैयार किया गया था, वो इसकी जो विशेष रूप से हम बात करते हैं तो ये बांग्लादेश के द्वारा, यानी कि जो बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक अस्तित्व में आया था, और बांग्लादेश की जो राजधानी जहाँ हम ढाका कहते हैं, तो ढाका में इसका सार्क का जो सहयोग, सार्क का जो गठन है वो 1985 में किया गया था। 1985 में ढाका में, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में सार्क की जो शिखर सम्मेलन किया गया था, तो इसका पहला जो वहाँ पर हुआ था, और उस समय उसके जो कुल सदस्य देश थे वो 7 थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके 7 सदस्य देश थे। हालांकि वर्तमान में इसके एक और देश है अफगानिस्तान, जहां वर्तमान की जब बात करते हैं, अभी वर्तमान में सार्क में कुल 8 सदस्यीय देश हैं। पहले कितने थे? पहले सार्क 7 सदस्यीय देश थे। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, और मूल रूप से जब सार्क की स्थापना हुई थी तो उसमें 7 इसके देश थे, वो दक्षिण एशिया महाद्वीप से संबंधित रिलेटिव रहने वाले जो राष्ट्र थे उसमें 7 थे, और बाद में अफगानिस्तान जुड़ा गया था। अब वर्तमान में जो इसकी जो सदस्य संख्या है, क्योंकि अफगानिस्तान इसको 2008 में लिया गया था, इसकी जो सदस्य है 2008 में लिया गया था, उससे पहले इसकी सदस्य संख्या कितने थे? 7। अब हम देखते हैं कि इसमें जो संगठन, क्षेत्रीय संगठन, इसमें से कौन कौन से इसके जो देश हैं। तो पहला तो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल। भारत, पाक, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और मालदीव। ये जो 7 थे इसके जो सदस्य देश थे, उसके बाद में जो 8वां है, ये 8वां 2008 में अफगानिस्तान, आपको याद रहे तो 2008 में जो इसके जो 8वां देश था वो अफगानिस्तान इसके साथ में जुड़ गया था। तो वर्तमान में इसके कुल कितने हैं? 8 सदस्य देश में। इसका जो मुख्यालय वो काठमांडू में,
सार्क का जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। सार्क का जो मुख्यालय वो काठमांडू में स्थित है। अब ये जब इसकी जो स्थापना हुई थी तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक मेजरमेंट था कि वास्तव में इसकी स्थापना को लेकर के जो किस प्रकार की व्यवस्था थी या ये स्थापना क्यों अस्तित्व में आया था। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सार्क की स्थापना की जो पहल की गई थी वो बांग्लादेश के तत्कालीन जो राष्ट्रपति हुआ करते थे जियाउर रहमान जो बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, जिन्होंने सार्क की स्थापना की सबसे पहले पहल की थी। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति ने 1977 से 80 की अवधि में दक्षिण एशिया के देशों ने मिलकर के वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने एक व्यूह रचना बनाई कि किस प्रकार से जो ये सार्क के क्षेत्र में आने वाले जो राष्ट्र है, इन राष्ट्र के अंदर निवास करने वाले जो नागरिक हैं उनकी आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की स्थापना किस प्रकार से की जाए। या उन्होंने कहा कि जो इस संगठन से रिलेटेड आने वाले जो राष्ट्र हैं उनके आर्थिक और सांस्कृतिक जो सहयोग किस प्रकार से स्थापित किया जाए। तो उसके लिए उसके दिमाग में खका पैदा हुआ कि क्यों नहीं इसके लिए एक संगठन की स्थापना की जाए, जिस प्रकार से जो अलग अलग हमारे जो क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है ना, उस क्षेत्रीय संगठन के स्थान पर उसने कहा कि इस प्रकार से एक संगठन हो जिसमें भी दक्षिण एशियाई महाद्वीप में आने वाले जो कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हो, और इन राष्ट्रों का जो संगठन होगा उस संगठन के मध्य में इनके आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित की जाएंगे, जिससे कि इनके अंदर आपसी सहयोग की भावना स्थित हो। तो इसके लिए उन्होंने 1980 में बांग्लादेश ने एक वर्किंग पेपर जो एक तैयार किया था, और उस वर्किंग पेपर में ये उल्लेख किया गया था कि दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को संबंध करने वाले देशों के पास भेजा गया था, और उसके बाद में इस पर विचार विमर्श करने के बाद में वहाँ की सरकारों ने इसके ऊपर जो निर्णय लिया गया था कि वास्तव में इस प्रकार का एक संगठन है वो होना चाहिए। और उस संगठन में ये भी प्रावधान किया गया था, प्रयास किया गया था कि सभी देश जो सार्क के सदस्य देश होंगे उस सभी सदस्य देशों की जो संप्रभुता है, उनकी जो समानता है, प्रादेशिक अखंडता है, उसकी सुरक्षा की जाएगी। यानी कि प्रत्येक राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र पर हैवी नहीं होगा। उस राष्ट्रों की जो क्षेत्रीय जो अखंडता है, प्रादेशिक अखंडता है, संप्रभुता है, उनकी जो समानता है, उनको सहयोग किया जाएगा या उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। दूसरी बात ये कहेगी कि इन राष्ट्रों में कोई भी राष्ट्र इनके ऊपर हावी नहीं होगा, यानी कि आंतरिक मामलों में कोई भी राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इस प्रकार को एक प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार से अपेक्षा की गई कि इन बातों पर विचार करके एक प्रकार से ये जो व्यवस्था की जाए। और जिस प्रकार से एक क्षेत्रीय जो संगठन है, ये इस प्रकार की जो आधार, इसका जो बेस तैयार हुआ था, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने एक वर्किंग जो ढांचा तैयार किया था, उसके आधार पर इसकी जो सदस्य देशों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया था कि इस प्रकार से हम लोग एक ऐसा संगठन निर्मित करते हैं, और उस संगठन में ये शर्तें होगी कि जो सदस्य देश जो इस संगठन के साथ शामिल हो रहे हैं, उन देश की एकता अखंडता के ऊपर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा, उनकी जो आंतरिक मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो सभी राष्ट्र अपने अपने क्षेत्रों में बिल्कुल संप्रभु रहेंगे, यानी कि उस पर किसी राष्ट्र का कोई दबाव नहीं होगा। तो इस प्रकार की एक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन किया गया था, और डिस्कशन के बाद में लास्ट में ये 1985 में ढाका के प्रथम शिखर सम्मेलन में इस प्रकार का एक अस्तित्व, एक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के नाम से अस्तित्व में आया था। तो अब इस प्रकार के जब इसकी व्यवस्था की गई तो इसमें बहुत सी चीज़ों को ये प्रारंभ में भी ध्यान रखा गया था। तो इसमें कुछ मुद्दे थे, यानी कि कुछ इसमें सहयोग के लिए कुछ 11 मुद्दे तय किए गए थे कि किन किन मुद्दों पर हम आपस में डिस्कशन करेंगे, या जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन में जो आने वाले जो राष्ट्र है उनसे अपेक्षा की जाएगी कि हम इस मुद्दों पर ध्यान रखें। तो उसने कहा था कि संचार के क्षेत्र में, यानी कि दूर संचार के क्षेत्र में हम बातचीत रखेंगे, एक दूसरे देश की कनेक्टिविटी है उसको बरकरार रखेंगे। मौसम विज्ञान भी इसके अंतर्गत आया गया था, मौसम विज्ञान से संबंधित हैं। और उसके बाद में परिवहन, जहाजरानी, पर्यटन,
को भी बढ़ावा देंगे। ये क्षेत्रीय संगठन एक दूसरे देशों के पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे, जिससे कि उनके आर्थिक जो विकास है उसको गति मिल सके। कृषि अनुसंधान, कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान भी खोजे जाएंगे। साझी परियोजनाएं, यानी कि अगर किसी देशों के बीच में कोई परियोजनाएं अस्तित्व में आती हैं तो एक कंप्लीट रूप से, एक साझा रूप से होगी। और बाजार को प्रोत्साहन देंगे। वैज्ञानिक एवं तकनीकी का सहयोग प्राप्त करेंगे। शैक्षणिक सहयोग एवं सांस्कृतिक सहयोग विषय पर हम बात करेंगे। इस प्रकार की एक क्षेत्रीय अखंडता की नीति को अपना करके सार्क के वो अस्तित्व में आए थे। और सार्क जो की जहाँ बात करते हैं तो इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के बाद में जब धीरे धीरे इसके शिखर सम्मेलन हुए गए थे, और उस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत की जहाँ बात करते हैं तो भारत में भी सार्क सम्मेलन का जो संगठन है, सार्क का जो संगठन है, इसके बारे में भी भारत ने भी इसकी पुरजार मांगी थी। लेकिन इसमें कई प्रकार के कुछ प्रॉब्लम भी खड़े हो गए थे, क्योंकि जो उद्देश्य रखे गए थे उस उद्देश्यों को लेकर भी इनमें कई बार एक संदेह की स्थिति पैदा हो जाती थी। और उस संदेह के रूप में जहाँ हम बात करते हैं तो कई प्रकार से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रों के मध्य जो क्षेत्रीय मुद्दे, इन क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भी कई बार जो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान की जहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर भी जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, तो उन्होंने इस बात, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने शिखर सम्मेलन में इस बात पर भी एक जोर दिया था कि हम क्षेत्रीय मुद्दों का जहाँ हम संगठन में बात करते हैं तो उससे पहले अगर किसी देशों के बीच में राजनीतिक कोई पहलू हैं तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है उसको भी इसमें सॉल्व किया जाना चाहिए। तो उसमें विशेष रूप से इनका जो प्रॉब्लम थी, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का जहाँ मामला है तो जम्मू कश्मीर में एक फरक्का बांध है, तो इसके ऊपर भी इन्होंने इस मुद्दे को भी एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रयास किया था। और फिर ये देखने को मिलता है कि जैसे जहाँ हम इनकी बात करते हैं कि ये जो देश हैं, इस देशों में सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात यहाँ खड़ी होती है कि इस दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के एरिया में जो आने वाले जो कंट्रीज है, इस कंट्री की प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो कुल भूमि है, इस कुल भूमि का 72% जो भाग है वो भारत में फैला हुआ है। कितना है? 72%। इसका जो भाग है वो भारत में फैला हुआ है। तो दूसरे जो संगठन के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको थोड़ा सा इसमें डर भी महसूस होता है कि इसमें जो अधिकांश जो हिस्सा है वो भारत के क्षेत्र में आता है, इसलिए वो सोचते हैं कि इसको अधिकांश लाभ है वो भारत को ही मिलती है। और इस भाग पर जो निवास करने वाली जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या का भी 77%, कितने, जो 77% है वो जनसंख्या इस भाग में जो निवास करने वाली है वो भारतीय जनसंख्या है। तो इस प्रकार से कई बार जो वर्चस्व की जो लड़ाई होती है उसमें भी स्थिति सामने आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भारत की स्थिति ज़्यादा है, इसलिए भारत का जो पक्ष है इसमें मजबूत रखा जा सकता है। हालांकि कई बार इसमें जो जातीय तनाव को लेकर भी कई बार जो मामले सामने आए थे, जैसे असमी और बांग्लादेशियों का जो मध्य जातीय संघर्ष का मामला हो, तमिलों और सीएलों के मध्य हो, पाकिस्तान में सिंधी और मुहाजिरों के मध्य हो, तो समय समय पर कुछ तत्व भारत के विभिन्न समुदायों में तनाव उत्पन्न करने की चेष्टा भी करते रहते हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो गंगा जल के जो बंटवारे का जो प्रश्न है तो वो भी कई बार इसके मुद्दे पर सामने आए थे। 1996 में जहाँ भारत बांग्लादेश में समझौते ने इस समस्या में समाधान का प्रयास भी किया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये जो सार्क संगठन है, 1995 में दिल्ली में जो सार्क संगठन की जो विदेश मंत्रियों का जो बैठक हुई थी तो उसमें भी बहुत से जो मुद्दे हुए थे, इस मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। तो इस प्रकार से ये जो सार्क संगठन है इसने देश से दक्षिण एशियाई जो मुक्त व्यापार संगठन जो साप्ता की जो व्यवस्था की थी, और ये जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन यानी कि नाफ्टा तथा यूरोपियन मुक्त बाजार यूरोपियन व्यापार व्यवस्था जो इफ्टा है, तो उसकी तरह में ये भी कहा गया था कि इन देशों की सीमाओं के अंदर आने वाले देशों के लिए जो व्यापार शुल्क है उसको स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि आपस में जो व्यापार के बारे में किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं हो, जिससे कि इन देशों के बीच में आपसी जो संबंध है वो सौहार्दपूर्ण रहे और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे देश का विकास कर सके।
इस प्रकार की बात को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से हुआ था। तो ठीक है, इस प्रकार से ये भी करते हैं। और ये जो संगठन है, इस संगठन में एक ये भी ध्यान रखना हम लोगों को कि इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। और सार्क के लिए एक स्थायी सचिवालय की भी स्थापना 1987 में की गई थी। तो ध्यान रहे 1987 में इसकी सचिवालय की स्थापना की गई। तो वहां पर एक स्थायी महासचिव जहाँ बैठता है, ठीक है। तो इस प्रकार सार्क जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसका जो पहली स्थापना है वो 1985 में हुई थी। इसके कुल 100 सदस्य देश हैं। वो सदस्य देश वर्तमान में पहले 7 थे, उसके बाद वर्तमान में 8 हैं। इसका जो सार्क 1987 में इसमें सचिवालय की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से ये सार्क के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर आते हैं कि टिप्पणी का प्रश्न आता है। क्या आता है? इसके ऊपर टिप्पणी आती है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर या 3 पर टिप्पणी कीजिए। तो उसमें एक सार्क के बारे में अक्सर पूछा जाता है कि इसके ऊपर आप टिप्पणी लिखो या सार्क के बारे में आप क्या जानते हो। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें जानकारी। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग जो संगठन है, इन देशों का एक संगठन है जो आपस में राजनीतिक, आर्थिक और एक सांस्कृतिक जो वातावरण है उसको किस प्रकार से एक रूपता देते हैं और किस प्रकार से एक दूसरे का जो सहयोग के आधार पर ये व्यवस्थित है। और इसमें ये भी शर्त है कि सभी देश अपनी अपनी संप्रभुता की अखंडता को बनाए रखेंगे, कोई किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे और आंतरिक मामलों में सभी राष्ट्र स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार की एक नैतिक पॉलिसी के आधार पर जो निर्मित किया गया था सार्क संगठन में। धन्यवाद।